हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है 2019 का सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ सवाल। टोटल इसमें आपको 50 सवाल मिलेंगे। ठीक है, टोटल इसमें ऑब्जेक्टिव का 50 सवाल मिलेंगे और 50 सवाल का एकदम पूरा सोल्यूशन करेंगे। शायद ही कोई ऐसा होगा ऑनलाइन पढ़ाने वाले मेरे ख्याल से जो आपको क्वेश्चन बैंक का पूरा सॉल्यूशन करवा रहे होंगे, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पे तत्पर हूँ। चाहे कम ही स्टूडेंट देखे, लेकिन फिर भी मैं आपका यहाँ पे तैयारी जो है बेहतर तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो तो लॉन्ग तो बनेगी ही भाई, लेकिन आप 1 मिनट भी छोड़ के मत जाना। आप सभी सवाल का सॉल्यूशन करना है, यहाँ पे हर एक सवाल का सॉल्यूशन करना, और मुझे लास्ट में बताना कि 50 में क्या आपको 50 आता है। अगर 50 में 40 भी आ गया तो बहुत वेरी गुड, अब 50 में 50 आता है तो एकदम एक्सेलेंट, मेरा दिल निकाल के दे देंगे आपको। ठीक है, तो शुरू से लेकर आखिर तक देखना, बड़ा मजा आ जाएगा ये क्वेश्चन। तो आ जाओ मैदान जंग में एक एक करके। ओके, स्टार्ट करते हैं सवाल को। कोई वीडियो कोई लेसन स्किप मत करना इसका कोई क्वेश्चन। चलो, सवाल हमारा फर्स्ट आपके सामने है। तो देखो इसको बनाएंगे। क्या बोलता है, क्या एक वृत्त की परिधि दिया 462 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हमको निकालना है। ठीक है, परिधि दिया, त्रिज्या निकालना है। एकदम मैं जो भी सवाल यहाँ पे बताऊंगा ना, आप बोलोगे सर ये सब तो सारा सवाल आप बताए, फिर आप क्यों बता रहे? मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि देखो यार 2019 में कैसा सवाल आता है। 2018 में भी बताएंगे, ठीक है, 2017 वाला भी बताएंगे। तो मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ। हालांकि सारा सवाल मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक जगह जमा किया हूँ ताकि आप संतुष्टि हो जाओ, आपके पास संतुष्टि आ जाए कि आप को समझ में आए कि कैसे कैसे सवाल आते हैं एग्जाम में, अब कैसे कैसे हमको सवाल देना है, आंसर देना है। तो क्या करेंगे, वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, और इधर दिया कितना परिधि 462, 2π का 22/7, r का वैल्यू r 462। काटा पीटी करो, देखो काटेंगे यहाँ से। चलो तो ठीक है, ऐसे भी काट सकते हो, नहीं तो फिर ऐसे कर 7 इधर से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 2 गुना 22 गुना r 462 गुना 7। ठीक है, अब r निकालना है तो 462 गुना 7 बटे में क्या होगा 2 गुना 22। तो देखो ना 22 एक करो 22 दूना 44, 22 एकम 22, तो 21 गुना 7 बटा 2 आ गया। गुना कर दो, 7 एकम 7, 7 दूना 14, काटो 2 7 14, 2 3 6.5 आ गया 63.5। दिख रहा आंसर? बिल्कुल हमारा जो होगा वो ए जो होगा वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो पहला का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। फास्ट सोल्व करेंगे, आप लोग को भी आता तो सोल्व कर। देखो ये सब सवाल एकदम हल्का सवाल, इसको एकदम फटाफट सोल्व करेंगे। रैखिक समीकरण दे दिया जी ये और इसके ये बोलते हैं विरोधी, अविरोधी या आश्रित। विरोधी बोलते हैं, अविरोधी बोलते हैं किसको, जिसका एक इस तरह ग्राफ बनेगा। अब विरोधी बोलता है जो समांतर ग्राफ बनेगा, और आश्रित बोलता है एक ही लाइन पे दूसरा लाइन, एक ही लाइन पे दूसरा लाइन। तो एक A1 है, ये B1 है, ये C1 है, A2 है, ये B2 है, ये C2 है। तो A1/A2 करते हैं। A1 कितना हमारा 1 है, ठीक है, और A2 कितना है 2 है, यानी कि 1/2। B2 कितना है 3 है, अब B1 3 है, अब B2 कितना -5। लो बराबर हो रहा। देखो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक दूसरे का क्या है, बराबर नहीं है, यानी कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का। ये आपस में जब बराबर नहीं होता है तो इसका जो ग्राफ बनता है वो प्रतिच्छेदी बनता है, जिसको बोलते हैं केवल एक हल, और उसी को बोलते हैं अविरोधी, यानी कि इसका विरोधी नहीं कर रहा। आंसर क्या हो गया हमारा, ए हो गया। नेक्स्ट सवाल देखो, ये देखो दे दिए ABC में त्रिभुज ABC बनाते हैं पहले, ABC DE BC के समांतर, ये BC के समांतर क्या है DE, ये ऐसे समांतर है। AD दिया कितना 3, और DB दिया है 5, A दिया 4.8। ये निकालना है। कितना बार ये सवाल पढ़ाया हूँ आपको याद होगा। तो देखो इसको क्या करेंगे, ये देखो ये जब दो रेखा जब समांतर होता है ना, तो बोल रहा है AD/DB, ये इधर वाला, तो इधर वाला भी हम लिख सकते हैं। जब दो रेखाएं त्रिभुज का एक भुजा जो है दूसरी भुजा त्रिभुज के समांतर एक रेखा खींची जाती है, तो ये दोनों जब समांतर होती है तो AD/DB तो AE/EC भी होता है। ठीक है, तो AE कैसा है, AE/EC कर लेंगे। यहाँ पे ए कितना है 3, DB है 5 दिया हुआ है हमारा, ए है 4.8, और EC तो हमको पता ही नहीं, निकालना है। ठीक, EC क्या करेंगे, इस क्रॉस गुना करेंगे, 3EC बराबर 4.8 गुना 5, गुना कर दो कितना आएगा 5 5 8 40 की 0 बचा 4, 5 20 4 24, पॉइंट यहाँ खत्म। तो EC बराबर क्या बचेगा 24/3, 3 8 24। आंसर दिख रहा, बिल्कुल हमारा आंसर क्या होगा इसका, C एकदम राइट आंसर हो जाएगा जी।
उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया हो कि ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी करना है। यहाँ पे सबका वैल्यू दिया, ई सी का वैल्यू नहीं दिया, बाकी यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ पे इसको गुना करेंगे, फिर हमारा ई सी का वैल्यू आ गया। क्लियर है? चलो तो ये हमारा सवाल हो गया क्लियर 3 का। नेक्स्ट सवाल देखो, बड़ा हल्का हल्का सवाल है जी। देखो कौन कॉस थीटा के बराबर है? कॉस थीटा के बराबर कौन होगा? तो आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी होता है कॉस थीटा का ओवर रूट। देखो कहाँ पे सवाल दिख रहा, ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हाँ दिख रहा है, एक ऑप्शन यहाँ पे छूट गया कुछ लगता। ओके तो अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये स्क्वायर समझना, यहाँ पे टाइपिंग नहीं हो रहा था, 2 स्क्वायर यहाँ पे लिखना पड़ा 2 लिखना पड़ा, स्क्वायर होगा, ये ओवर रूट पूरा है। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फिलहाल आंसर क्या होगा? हमारा आंसर जो होगा वो बी होगा। खैर इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल देखिए, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई। कितना हल्का सवाल है, मैं बोल रहा हूँ ये सवाल मैं कितना बार कराऊँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे लाया हूँ ताकि आपको आगाह कर दूँ, बता दूँ कि ऐसा सवाल आता है एग्जाम में जी। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव एकदम इस तरह देखो, एक मीनार हमारा है, एक मीनार कितना है 100 मीटर, एक मीनार 100 मीटर ऊँचा है, 100 मीटर। एक मीनार से, अच्छा एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु, ये नहीं यहाँ पे होगा, एक मीनार है, इससे 100 मीटर जो है दूर है एक बिंदु है, और उस पर बनता है उन्नयन कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो यही निकालना मीनार की ऊंचाई। लंब बटा कर्ण होता है कि नहीं, लंब बटा आधार होता है ना, tan के फार्मूला में tan 60 डिग्री बराबर लंब, यानी कि ए बी लंब है, आधार क्या हमारा बी सी है, लंब बटा आधार। तो tan 60 का वैल्यू कितना था? √3। ये कितना दिया? ए बी तो पता नहीं हमको, ए बी निकालना है, और बी सी कितना दिया? 100। तो बी सी जब निकालेंगे तो 100 को क्या करेंगे? √3 से गुना कर देंगे, आ गया आंसर। कुछ था इसमें? 100√3, 5 का क्या आंसर होगा? वेरी गुड, आंसर हमारा होगा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो मतलब कहने का मतलब है सवाल बड़ा आसान है, बस आपको बनाने में प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, नहीं तो फिर पता चला कि सवाल बन रहा था सर और एग्जाम में आया तो कंफ्यूज हो गए, बना नहीं पाए। ठीक है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 5 विषम, तो पहले 5 विषम संख्या लिख लेते हैं। कौन कौन विषम संख्या होगा? तो 1 3 5 7 9, प्रथम बोला, इसे शुरू कैसे करेंगे? विषम संख्या, तो विषम संख्या ले लिए। माध्य, माध्य कैसे करते हैं? सभी संख्या को जोड़ते हैं और जोड़ के जितना संख्या उतना उससे डिवाइड करते हैं। तो जोड़ दो, लो, और कितना है? 5 है, भाग कर दो। 9 1 10, 7 3 10 5 25 बट्टा 5, 5 5 25, आ गया आंसर। कितना इसमें टाइम लगा बनाने में? एग्जाम में आएगा ना तो आप मुझे भी याद करोगे, पक्का याद करोगे, सर ने इतना बार कराया सवाल कि याद हो गया, देखते ही आंसर लगाओगे टिक। ओके, तो इस तरह से आप माध्य निकालेंगे, सभी को जोड़ के और जितना संख्या है उतना क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट सवाल देखो, बड़ा अच्छा सवाल है। टीपी और टीक्यू किसी बाह्य बिंदु टी से, किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, तो एक पहले वृत्त बनाते हैं जिसका केंद्र ओ है। किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका कोण ओ पर है खींची गई, मतलब यहाँ से जो है ना, यहाँ से एक बिंदु खींची गई है, कहाँ तक? यहाँ पे, इसका नाम है टी। और ये यहाँ पे दे रहा क्या? देखो टीपी दे रहा ना, तो टीपी इसको मिलाया ऐसे, टीपी और टी को ऐसे, अरे यार ये यहाँ से मिलेगा, यहाँ से ऐसे इसको मिले, 1 मिनट इसको मिला दो, कहाँ चला गया? ठीक है, ये इसको मिलाया, यहाँ से इसको मिलाया। ठीक है, तो यहाँ इसका नाम P, इसका नाम Q, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। बोलता क्या है? POQ, POQ, ये पूरा जो है कोण है 120 डिग्री। ठीक है, तो OTQ निकालना है, OTQ, इधर वाला कोण निकालना है, इधर वाला कोण। तो सिंपल से इसका फंडा है जी। देखो मैं वृत्त को बड़ा करके बनाता हूँ। ठीक है, ये है हमारा, यहाँ से तक मैं T ले लिया और यहाँ से ये मिलाया और ये स्पर्श रेखा ये मिलाया। ठीक है, और ये इधर गया, ये इधर गया, ये P है, ये Q है, ये O है। ठीक, तो बोला POQ, POQ ये है 120 डिग्री। ठीक है, ये है 120 डिग्री पूरा। अब हमको बोला क्या? OTP बोला ना, तो इधर वाला कोण निकाले। OTP मतलब इधर वाला कोण निकालना। ठीक है, ये वाला, इधर वाला नहीं, इधर वाला, ये एक पूरा अलग है ये। ठीक है, लेकिन आपको बोल रहा है सिर्फ उधर वाला निकालने के लिए, ये साइड वाला, इसको मिटाता हूँ पहले। ठीक है, इधर वाला निकालने के लिए बोल रहा है। आपको पता होना चाहिए ये जो कोण है ना, ये कोण और इसके पूरा सामने वाला कोण, दोनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये कोण और इसके सामने वाला कोण, ये वाला पूरा गोल, इधर दोनों मिला के 180 डिग्री होता है। तो इधर जब 120 है तो इधर कितना होगा?
जाहिर सी बात है, जब 120 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। और ये जो रेखा जाती है ना यहाँ से रेखा, ये जो रेखा जाती है इस कोण को आधा अधिक काटती है, आधा अधिक बाढ़ देती है। तो आधा अधिक बाढ़ देगी तो 30 इधर भी आ जाएगा, 30 इधर भी आ गया। तो OTP बोल रहा था मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री इधर भी, 30 डिग्री इधर भी। तो आंसर हमारा क्या होगा, 7 का B इसका राइट आंसर हो गया। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चूंकि ये रूल समझना पड़ेगा, ये कोण जो होता है ना, इस कोण के दोनों कोण के जोड़ के 180 डिग्री होता है। ये कोण और ये कोण 180 डिग्री जोड़ के बराबर होता है। तो इधर 120 दे ही दिया तो बचा कितना, 60 बचेगा। अब ये जो रेखा जो खींची गई, ये जो रेखा यहाँ से खींची जाती है रेखा, तो ये इस कोण को आधा आधे बांटती है, तो 30 में बांट देगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सवाल समझ गए होंगे आप। देखो फिर सवाल आपका आ गया, कितना का सवाल है, किसी गोले का वक्र पृष्ठ दे दिया, गोले का वक्र पृष्ठ दे दिया 44 पाई, तो उसकी त्रिज्या निकालना आपको। ओके, तो गोले का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है और त्रिज्या निकालना है, तो इसी फॉर्मूला से हम त्रिज्या निकालेंगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है गोला का, 4 पाई r स्क्वायर होता है वक्र पृष्ठ का, होता कि नहीं। गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, और यहाँ दिया हुआ है 144 पाई। तो पाई से पाई गया काम से, और r स्क्वायर बराबर क्या, 144 से बट्टे में 4, 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 छक 24, 36। तो r बराबर क्या होगा, 36 का ओवररूट कितना आ गया, 6 आ गया। आया कि नहीं, तो ये तो हो गया हमारा आंसर है। क्लियर है, यानी कि जो दिया ना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसको फॉर्मूला से बराबर करना, 4 पाई r स्क्वायर, और यहाँ पे दिया हुआ है तो पाई पाई कटा यहाँ पे, और 4 से यहाँ कट गया, 4 तिया 12, 4 छक 24, 36, तो इसका ओवर रूट करें तो 6 हो गया यहाँ पे। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ए हो गया राइट आंसर। ओके, समझ में आ गया आपको। चलो नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। सवाल बड़ा आसान सा, देखो सवाल देखो कितना अच्छा सवाल दिया है, 3 5 4 3 2 1 3 1। ऐसा सवाल आएगा तो क्या कहते हैं, छोड़िएगा इसको, कभी नहीं छोड़िएगा ना। बहुलक निकालने बोल रहा, तो देखना जो ज़्यादा बार आएगा ना वही बहुलक हो जाएगा। 3 एक बार आया, 2 बार आया, 3 में 4 बार आ गया 3, तो जाहिर सी बात आंसर हमारा क्या होगा, डी हो गया। जो ज़्यादा बार आएगा वही हमारा क्या होगा, बहुलक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, सवाल यहाँ पे देखो दिया है, के किस मान के लिए समीकरण जो दिया हुआ है, मूल वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान, असमान क्या होता है, जब b स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 से बड़ा होता है तभी तो होता है वास्तविक और असमान। ठीक है, अब यहाँ पे बैठा लेते हैं। b स्क्वायर कितना है, b स्क्वायर हमारा देखो ये आपको जाना पड़ेगा, जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से जब बड़ा हो जाएगा तो वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा, लेकिन जब बराबर हो जाएगा तो समान भी होगा, वास्तविक भी होगा और समान भी हो जाएगा। अब b कितना है आपका, 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है, a की जगह पे हमारा क्या है, k है, तो k 80 की जगह पे कितना है, 1 है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कर दो ना 16 माइनस 4 के, 4 के को इधर भेज दो। अब देखो इसको क्या करेंगे, 4 के को उधर भेज दो, तो ये प्लस माइनस में 4 के तो जा क्या बनेगा, +4 के, तो 4 से कटेगा तो कितना आएगा, 4 तक 16, 4 के बराबर, 4 बड़ा है के से। तो देखो किसके तरफ ये घुमा हुआ है, ग्रेटर देन किधर है, 4 की तरफ है, तो 4 की तरफ देखो कौन सा घुमा हुआ है। अगर इसको हम चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, के बड़ा 4, चूँकि 4 की तरफ घुमा हुआ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो कौन सा दिख रहा, ऑप्शन हमारा ए दिख रहा। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल ये देखो दे रहा 11 नंबर सवाल, 3.27 और ऊपर में जो रेकरिंग देवा है, ऊपर में क्या है, रेकरिंग है, ऐसे है, यहाँ पे नहीं लिखा पाया, ऊपर में रेकरिंग है। ये बोला कौन सी संख्या है, तो ये जानते बनाने के लिए आप जानते हैं, जब रेकरिंग आता है 3.27 27 27 27 27, ये इस तरह जो संख्या आता है ये भी वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्या क्या है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, इसको भी परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा आता 3.271 3.271 27111 27111 ऐसा आता तो ये अपरिमेय संख्या होता। लेकिन 272727 बार बार बढ़ते जा रहा तो क्या होगा, हमारा ये परिमेय संख्या हो गया। ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल बोलता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है, मतलब छठा पद है वो 13 है और 12वां पद है 25 है, तो पहला पद निकालना, मतलब ए निकालना है। यानी कि अगर जो सवाल में क्या दे रहा, छठा पद कितना है, 13 है, यानी कि T6 से कितना है, 13 है, तो क्या फॉर्मूला है, ए प्लस 6 है ना, n माइनस 1 यानी कि 6 से -1 इंटू डी, और कितना छठा पद कितना है, 13 है, तो a + 5d बराबर हो गया 13, समीकरण फर्स्ट। क्लियर है।
तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, समझ में आ रहा ना, छठा पद है 13 यानी कि T6 a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो n कितना है 6 दे रहा, तो 6 माइनस वन इंटू डी लिख दिया। अब छठा पद दे दिया 13, 13 लिख दिया, a प्लस 6 में से गया 5 ये। अब दूसरा क्या है, 12वां पद है 25 है, 12वां पद है जो 25 है, ठीक है। तो T12 a प्लस n माइनस वन, तो n कितना है 12 माइनस वन, और d कितना है, d तो नहीं निकालना, निकालना ही है हमको है फिलहाल। देखो तो T12 कितना है, T12 25 है, तो 25 यहाँ पे लिख देंगे, a प्लस 11, 12 से गया तो कितना होता है 11d, a प्लस 11d। ये समीकरण कितना हो गया, समीकरण हमारा सेकेंड हो गया जी। तो ये हमारा फर्स्ट सेकंड बन गया। अब इन दोनों को हल कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखो हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है पहला पद, क्या निकालना है, पहला पद निकालना है। तो समीकरण फर्स्ट को सेकंड से देखते हैं, पहला क्या है, a प्लस 5d बराबर 13 है, इधर क्या है a प्लस 11d बराबर 25 है। तो आप d को काट लो, या तो फिर a को काट के निकाल लो, फिर a का वैल्यू बैठा देना यहाँ पे, तो d का वैल्यू निकल आएगा। अगर a को काटोगे तो d का वैल्यू निकलेगा, d का वैल्यू इसमें बैठा हो फर्स्ट में, तो a का वैल्यू निकलेगा। या तो डायरेक्ट यहाँ पे काट लो। तो क्या करें, इसको क्या हमको बराबर करना है ना, इसको बराबर करने के क्या करेंगे, इजी यहाँ पे देखो, इसको 11 करना है तो हम इसको करते हैं लॉन्ग हो जाएगा, इसको ऐसे रहने दो, a को पहले काट लो। तो माइनस ये माइनस ये माइनस, ये दोनों खत्म हो जाएगा। 11 में से 5 घटेगा कितना बचेगा, -6d, और 25 में से 13 घटेगा तो कितना होगा, -12, ठीक है। 6 दूना 12, d का मान कितना गया 2 आया। अब d का मान किसी एक में रख लो, चलो इसमें रखते हैं सेकंड में। तो a प्लस 11 गुना d 2 आया, कितना हो गया a प्लस 11 दूना 22। तो a का मान कितना हो जाएगा, 25 माइनस 22 घट जाएगा ना, तो 3 आ गया। दिख रहा आंसर में जी, बिल्कुल आंसर हमारा जी दिख रहा। 12 का क्या आंसर हो जाएगा, 12 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी। समझ में आया आपको, ओके। तो देखो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा, ये तो क्लियर है, बनाने के आपको आता है तो समांतर श्रेणी तो खैर आप लोग मास्टर हो गए हैं। ये देखो जी, के किस मान के लिए समीकरण दे दिया ये, और ये दिया है और ये दिया अनंत हल। अनंत हल का मतलब क्या हुआ, पूरा सब a1/a2 b1/b2 c1/c2 जो है आपस में बराबर है। तो बराबर है इसका मतलब हुआ कि हम क्या करेंगे, a1/a2 करते हैं। तो a1 हमारा x1 है, यहाँ पे x कितना से गुना हो रहा है, 1 से गुना हो रहा, और ये कितना हो रहा, ये a2 है, तो 1/5 हो गया, बराबर है। ये पहले बोल दे बराबर है, अनंत हल का मतलब क्या हुआ, आपस में बराबर है। फिर 2 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, फिर बराबर है 3 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, बराबर है। तो हमको k का वैल्यू निकालना, तो ये दोनों को भी बराबर करेंगे तो उतना ही k का मान आएगा, और इन दोनों को भी बराबर करेंगे तो उतना ही मान आएगा, समझे। तो k का अगर ये दोनों को बराबर करते हैं तो k का बराबर क्या होगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। अगर ये दोनों को बराबर करते हैं तो देखो 3 5 15 और 5 दूना 10। समझ में आ गया सवाल, सवाल समझ में आया कि नहीं भाई, सवाल आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सबको सवाल जो अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए कि ये जो हमारा है ये x1 है, a1 है, ये a2 है, तो 1/5 हो जाएगा। और बोल रहा पहले अनंत हल, अनंत हल मतलब आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है, ओके। तो ये कर लिया। फिर b1 कितना है 2 है, अब b2 कितना है k है, अब बराबर। फिर ये कितना c1 3 है, और c2 कितना है 15 है। तो या इसको बराबर करो चाहे इसको बराबर करो, आंसर हमारा वो जाएगा। तो जब इसको बराबर करेंगे तो k बराबर क्या होगा, 2 यहाँ पे है ना, 2 5 10 हो जाएगा। अगर ये 2/k बराबर करेंगे 3/5 ये दोनों को, तो 3 15 3 5 15, अब 5 दूना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती हैं, तो समांतर चतुर्भुज बनाते हैं यहाँ पे, इस तरह से बनता है समांतर चतुर्भुज। एक वृत्त को क्या करता है, स्पर्श करता है, इसका मतलब अंदर होगा एक वृत्त तभी तो स्पर्श करेगा, बाहर तो स्पर्श नहीं करेगा। समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को मतलब सही से टेढ़ा कोड़ा बन रहा स्पर्श करता है। तो बोलता है कि समांतर चतुर्भुज है और उस पर एक वृत्त स्पर्श रेखा है। तो बोलता है ये कौन सा फिगर इनमें से कौन सा हो सकता है। तो देखो आयत क्या होता है, आयत की लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, और आपस में दोनों भरा, लंबाई अलग चौड़ाई अलग, यानी कि ये लंबाई है और चौड़ाई ऐसे रहता है। लंबाई आपस आमने सामने की भुजा, चौड़ाई अपने आमने सामने की भुजा, आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो वर्ग है, वर्ग क्या है,
वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्लस सभी कोण जो है 90 डिग्री का होता है, ये वर्ग कहलाता है। समलम तो बनाएंगे, समलम का फिगर आपको पता है कैसे बनता है जी। समलम का फिगर कुछ इस टाइप का बनता है, इस टाइप का, है ना, इस टाइप का बनता है। तो यहाँ पे क्या बचा, समचतुर्भुज ही बचेगा और आंसर हमारा क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं जी। नेक्स्ट सवाल है कि ये दिया हुआ है x² - 2x - 6, ये बहुपद दिया हुआ है। अल्फा बीटा इसका शून्यंक है, तो अल्फा इंटू बीटा फार्मूला क्या जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा होता है अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। क्या होता है, c/a। तो ये क्या हमारा, ये a है, मतलब इसका जो गुना है ना, ये इसका गुणक a है, इसका गुणक b है, इसका गुणक c है। तो c कितना है -6 और a कितना है 1 है, कितना आ गया -6। तो खैर इस सब सवाल में तो सोचने वाली जरा भी बात नहीं कि सोचेंगे इसको, सॉरी आंसर हमारा बी होगा -6, है ना, सोचने वाली तो जरा भी बात ही नहीं है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो सवाल कितना अच्छा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। तो क्षेत्रफल दे दिया, त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा। जब भी ऐसा सवाल दे दे, क्षेत्रफल दे देगा, त्रिज्या का अनुपात पूछेगा, तो खैर इसका आंसर एकदम ईजी है, 4:1 है ना, दोनों का वर्गमूल कर देगा। तो 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 का तो 1 हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा बी। अगर त्रिज्या दे दिया होता, त्रिज्या देता, अब बोलता क्षेत्रफल का अनुपात, तो स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, समझे। तो आइए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। ओके, तो बोला दो समरूप त्रिभुजों के दो संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो दो समरूप जब त्रिभुज हो जाएगा, जब त्रिभुज दो समरूप होता है, जैसे देखो ये ए बी सी डी ई एफ। देखो टाइम तो क्वेश्चन मैथ बनाने में पूरा तो टाइम तो लगेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना, आप ही के लिए है। तो इसके संगत भुजा यानी कि इसका कोई भुजा का अनुपात, यानी कि अगर ये है तो ये है, ठीक है, या तो ये है तो ये है, या ये भुजा है तो ये भुजा है, किसी एक का अनुपात दे दिया 3:2, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो आपको पता चाहिए कि त्रिभुज एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ जो है त्रिभुज सी ई एफ, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल इसके संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात होता है, यानी कि ए बी का स्क्वायर बटा, तो इधर है ए बी तो इधर का, और डी सी का स्क्वायर, डी ई का स्क्वायर। इस त्रिभुज में डी ई है ना, डी ई का स्क्वायर। तो हम इसको ए बी माना, इसको डी ई माना, तो स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर कितना 9 होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, तो 9:25। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए होगा, वो राइट आंसर हो जाएगा जी। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो कितना हल्का सा सवाल यहाँ पे दे रहा कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3-4 की कोटि क्या होगा, कोटि। तो आपको पता होना चाहिए कि पहला वाला जो होता है वो एक्स अक्ष होता है और दूसरा वाला होता है वो वाई अक्ष होता है। एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं और वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं। तो आपको आंसर पता चल गया, -4 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। -4 क्या है, वो कोटि है। नेक्स्ट सवाल देखो, कौशिक 45 का मान क्या होगा। तो कौशिक 45 का मान याद नहीं आ रहा, साइन 45 का मान याद है, साइन, तो बोले हाँ सर साइन 45 का मान तो याद है। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। तो इसको उलट दो, उल्टा कर दो, तो √2 चला गया ऊपर, 1 आगे नीचे, तो 1 का तो कोई काम ही नहीं रहता नहीं, नीचे 1 का कोई काम नहीं, √2 है, तो फिर हमारा क्या हो गया √2। कितना आसान सा आंसर आ गया, 19 का आंसर हमारा सी हो गया, वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, बोलता कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। कौन अपरिमेय संख्या नहीं का मतलब हुआ इसमें 3 जो है अपरिमेय है और 1 परिमेय संख्या है, ठीक है। कौन अपरिमेय संख्या नहीं के मतलब हुआ इसमें 3 अपरिमेय संख्या है और 1 परिमेय संख्या है। तो देखो ये तो अपरिमेय संख्या है ही है, ये भी है, ये भी है। कौन नहीं है, बोला कौन नहीं है, ऐसा नहीं 3 दूना 6 कर देना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। 6 होगा तो ऐसे ओवरआउट में रहेगा। ये देखो 64 का 16 निकलेगा, 8 निकलेगा और 81 का 9 निकलेगा वर्गमूल, और यही हमारा आंसर होगा, एज होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। तो आइए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। देखो कितना हल्का का सवाल दिख रहा है आपको, है ना। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या दे दिया r, बेलन की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो इसका आयतन क्या होगा। क्या बेलन का फार्मूला ही तो दिया हो ना, बेलन का फार्मूला, बेलन का आयतन का क्या होता है πr²h, यही तो होता है जी। देख लो कहाँ दिख रहा है πr²h, ऑप्शन हमारा क्या होगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो डायरेक्ट यहाँ पे आपको लंबवृत्तीय बेलन का फार्मूला देखिए, इसलिए मैं
फार्मूला का एक अलग वीडियो बनाया हूँ जिसमें सारा फार्मूला मैथ का A to Z जितना सारा फार्मूला है उस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ, जरूर देखना उस वीडियो को, ठीक है। उसका मतलब नीचे जो है ना, आप चैनल खोल के देखो, रिसेंटली में आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और इसलिए जितना सारा फार्मूला याद कर लीजिए आप, ऐसे बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है। अधिकतम मान, घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है। तो कोई भी घटना की जो प्रायिकता होगा ना, उसका जो अधिकतम मान होगा 1 होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा, 1 से ज़्यादा होगा नहीं। कोई भी घटना अगर घट रहा तो अधिकतम मान 1 होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम होगा लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो बस ये याद रखिए। ऐसे भी प्रायिकता, देखो प्रायिकता जो होता है वो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा। 0 छोटा नहीं होगा प्रायिकता, 0 से बड़ा या तो 0 छोटा होगा। लेकिन प्रायिकता जो होता है ना 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। 1 के बराबर हो जाएगा लेकिन 1 से छोटा रहेगा। तो 1 से बड़ा नहीं हो सकता प्रायिकता, 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, ये याद रखो। नेक्स्ट सवाल देखो, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा। जो घटना कभी घट ही नहीं सकती उसको क्या बोलेंगे, असंभव घटना। एक पासा ले लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें बोला कि 7 आने की क्या प्रायिकता, बोलेंगे सर कभी 7 आ ही नहीं सकता पासा को फेंकने पे, कभी नहीं आएगा, बिल्कुल कभी नहीं आएगा। तो फिर असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो गया, हमारा 0 हो गया, शून्य, कभी घटना घट ही नहीं सकता प्रायिकता। ओके, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं जी। कितना हल्का का सवाल देख आपको मिल रहा है, देखना सोच लो। आप अगर सोच रहे हो सर काश 2019 का सेकंड शिफ्ट में मैं बैठता एग्जाम देने के लिए, कसम से बता रहे हैं, आप यही बोलिए कि 50 से 50 नंबर लाते हैं। और आप टेंशन मत लीजिए, आप इस बार भी लाइएगा ऐसे ही, ठीक है। तो क्या करेंगे, 15 cot A बराबर 8 है तो साइन का मान क्या होगा। तो देखो cot A बराबर क्या कहते हैं, 8/15, ठीक है। cot बराबर क्या होता है, ये आपको याद है ना, P और H B। तो ये क्या cot है, B/P, ये B दिया हुआ, ये P दिया हुआ है, P दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका, सॉरी ये B दिया हुआ, ये P दिया। तो H निकालना पड़ेगा। H कैसे निकालेंगे, तब 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कौन नहीं जानता इसको। 225 प्लस 8 64, कितना गया, 289 आ जाएगा। और 289 किसका वर्गमूल होता है, 17 का होता है ना। 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17 होता है। तो साइन A का मान क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा करना, P/B। P कितना है, P कितना है हमारा 15 है, और H कितना है, H हमारा 17। देखो 15/17 दिख रहा है आपको, 15/17 24 का क्या आंसर हो गया, 24 का फिर आंसर हमारा A जो होगा वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा जी। क्लियर है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए हो गया, यहाँ पे राइट आंसर है। ये सब सवाल तो देखो यार कितना हल्का हल्का सवाल आ रहा है, ये सब सवाल लग रहा है कि खैर एक सवाल मैं बोल रहा हूँ 50 में से 50 बनाओगे आप। बोलता कि मूल बिंदु दिया 2 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या करोगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। बोले सर ऐसे कैसे कर दे सर, जो नया स्टूडेंट ने बोला ऐसे कैसे कर दे सर, आपको समझ में नहीं आ रहा। बंदा A² प्लस Y² का x² प्लस y² का ओवर रूट होता है ना, x² प्लस y² का ओवर रूट होता है मूल बिंदु से दूरी। तो x हमारा ये है 2, y हमारा 3 है, तो x² और y², 9 4 13, आंसर आ गया हमारा सी। इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त दोनों अस्पर्श रेखाओं को स्पर्श करता है, तो वृत्त की त्रिज्या कौन सा होगा इनमें से। तो इसमें करेंगे क्या, 2 समांतर रेखा खींचेंगे। चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हो सकता है 13 13 हो सकता है, लेकिन देखो हो गया समांतर रेखा। इसकी बीच की दूरी कितना है, इसकी जो बीच की दूरी है वो है 14 सेंटीमीटर। एक वृत्त दोनों स्पर्श रेखाओं को स्पर्श करता है। एक वृत्त जो है दोनों स्पर्श रेखाओं को, देखो टेढ़ा बना ना स्पर्श, चलो ये वृत्त बना दिया। तो बोलता है वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो ये जो है ये वृत्त क्या क्या हो गया, ये जो क्या है ये है वृत्त का व्यास, यानी कि डी कितना है 14 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितना होगा, आपको पता है त्रिज्या जो होता है इसका आधा होता है, 14/2 यानी कि 7। क्या गया आंसर हमारा, बी हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया जी, है ना। तो इजी से इसमें कुछ करना नहीं था यार, बस 2 समांतर रेखा था, इसका एक वृत्त बनाना खींच के, तो आज बना सकते हैं, बना सकते हैं। ये चूंकि ये होता है वृत्त का व्यास, तो आधा क्या होगा, त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, देखो कितना हल्का सवाल आ रहा। बोलता cos A बराबर हाफ, तो 1 - 2 cos स्क्वायर A का वैल्यू क्या होगा जी। अब देखो ऐसा इसमें कुछ है, इस सवाल में कुछ जान नहीं है। cos का वैल्यू दे दिया है, ठीक है, और ये इसका मान निकालना है 1 - 2। cos का मान कितना दिया है 1/2, 1/2 लिख दो। स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, 1 - 2 × 1/2, 2 दूना 4 करेंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 दूना 4, 1 - 1/2। क्या करोगे इसको, भिन्न का जोड़ कर लोगे, 2 - 1 कितना गया 1/2। कोई है इसमें कुछ है, इस मैथ में कुछ जान है, कुछ भी जान नहीं है, एकदम आसान सा मैथ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
देखो कितना हल्का सवाल देख, कॉट 90 माइनस थीटा। क्या लगता है ये सब सवाल आता है एग्जाम में, आपको क्या लगता है, रोना आंखों से आंसू नहीं आ रही होगी आपको कि सर इतना हल्का सवाल आता, काश यार मेरे एग्जाम में आ जाए। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, यही सब सवाल आएगा, ऐसे ही सवाल। और आपको पता लॉकडाउन चल रहा अभी ना, लॉकडाउन की वजह से तो जान रहा सरकार, यह बच्चा का हालत बहुत खस्ता हो जाए, वो पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुआ। तो आप लोग इतना मस्ती से पढ़ रहे हो चैनल से, और मैं जीना ला पढ़ा रहा हूँ, तो बिल्कुल आपका नंबर छप्पड़ फाड़ के लाओगे। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, एकदम डायरेक्ट tan थीटा यार, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं, ठीक है। तो हमारा 28 का क्या आंसर हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट सवाल पढ़ो, देखो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे दिया हुआ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बोला त्रिभुज ABC है, कोण A 90 डिग्री है, तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं और A का मान 90 डिग्री, यानी कि A यहाँ पे होगा 90 डिग्री, A 90 डिग्री मतलब यहाँ पे है, A यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है। तो ये बोला A यहाँ पे, तो B यहाँ पे, C यहाँ पे हो जाएगा। BC कितना है 13 डिग्री, ये BC जो है वो 13 सेंटीमीटर, सॉरी 13 सेंटीमीटर है, और AB कितना है 12 है, AB 12 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा AC का मान क्या होगा, तो आप जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ा आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस पर में जानते हैं ना, बिल्कुल जानते हैं। तो क्या करेंगे हम, अगर हम AC निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं, बनाने भी आ गया हो कि लंब निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर को ओवर रूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 13 का 169 होता है, 12 का 144 होता है ना, स्क्वायर तो एक घड़ा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब 25 का ओवर रूट कितना होता है 5 होता है। ये सब सवाल एग्जाम में आएगा तो कसम से बता रहा हूँ छप्पड़ फाड़ोगे आप लोग। क्लियर है, तो आंसर हमारा भी हो गया। नेक्स्ट सवाल देखो, सवाल देखते इतना मज़ा आ जाएगा। देखो क्या बोलता है, किसका दशमलव प्रतिशत शांत है। शांत कैसे निकालते हैं, शांत निकालने का फंडा कि P बराबर अगर 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m, 2 और 5 के रूप में अगर आ गया, या तो 2 के रूप में आएगा, या तो 5 के रूप में आएगा, या तो दोनों के रूप में आएगा। तो यहाँ पे देख लो ऐसे रूप में कौन आएगा, अगर 8 को फैक्टर करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 टूट रहा, 8 को अगर फैक्टर करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 में टूट रहा। तो कहने का मतलब जब इस रूप में आ जाए, इस रूप में आने का मतलब या तो जो हर का जो फैक्टर हो रहा, या तो 2 5 में टूटे, या सिर्फ 2 ही में टूटे, या सिर्फ 5 में टूटे। 2 5 के अलावा अगर 3 आ जाए, 7 आ जाए फैक्टर में, तो वो शांत नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे तो 8 का आ रहा, सिर्फ 2 2 2 मतलब 2 पर पावर 3, 5 आए चाहे नहीं आए, 2 अकेला भी आ जाए तो शांत हो जाएगा। तो फिलहाल आंसर हमारा ए। इसको देखो तो 6/15, 15 तोड़ेंगे 5 3 15, देखो 3 आ गया, ये नहीं होगा। इसको तोड़ेंगे कितना आएगा, देखो 7 का है, 7 गुना 7 गुना 7, इसको भी तोड़ेंगे तो नहीं आएगा। तो क्लियर हमारा आंसर क्या होगा, ए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, सवाल तो इतना अच्छा कहा नहीं जा सकता है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा इंटू, यहाँ पे ना कॉसेक 90 माइनस थीटा और इंटू साइन 90 माइनस थीटा है। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। और आप याद किए कॉसेक इंटू साइन या साइन इंटू कॉसेक क्या होता है, 1 के बराबर होता है। क्या हो गया, 31 का जो आंसर हो गया वो हमारा ए राइट आंसर हो गया जी। तो हमारा आंसर ये हो गया। बड़ा आसान सवाल था, देखो सब आसान सवाल आ रहा है यार, कैसे बनाएंगे एकदम, ये तो आंख बंद करके आंसर बोलोगे सर इसका तो आंसर ये होगा, एकदम छोड़ेंगे नहीं ये सब सवाल को एकदम, जी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। tan को चेंज कर दो, tan 90 माइनस 25 लिख सकते हैं, चूँकि 90 में से 25 घटेगा तो 65 आएगा, और यहाँ पे cot 25 है, ये है। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, थीटा कितना 25, और यहाँ पे cot थीटा तो है ही है, कट गया, क्या आ गया 1। क्लियर है, तो आ गया आंसर हमारा एक, बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। देखो कितना हल्का सवाल आ रहा है यार, सवाल देखकर तो दिल खुश हो जा रहा है आपको। एक अर्धवृत्त का परिमाप दे दिया और इसकी त्रिज्या निकालना है, इसकी त्रिज्या क्या होगा, पाई का मान बोला। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है बोलो, देखो अर्धवृत्त का परिमाप बहुत लोग गड़बड़, वृत्त का परिमाप तो बोलते हैं पाई आर, चूँकि 2 पाई आर वृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त को आधा कर दो तब पाई आर, है ना, यही करते हैं। तो वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है, तो इसको आधा करेंगे तो क्या होगा पाई आर। लेकिन नहीं, जब ये वृत्त था, इसको जब यहाँ से आधा किए हैं, यहाँ से आधा किए, तो हम परिमाप मतलब ये चारों इधर से गोल वाला, ये वाला जब आधा कर दिए तो सिर्फ ये वाला बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, सिर्फ ये, है ना, सिर्फ ये बचा। चूँकि आधा कर दिए, ये उड़ा दिए, तो सिर्फ ये बचेगा। अब हमको अर्धवृत्त बनाने के लिए ये भी तो देना पड़ेगा, ये लाइनिंग, तो ये लाइनिंग देंगे तो 2 ठो, एक आर यहाँ एक आर यहाँ, चूँकि ये भी हमको जोड़ना पड़ेगा परिमाप में, तो 2 आर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो कितना पाई आर प्लस 2 आर, यानी कि कितना हो गया आर इंटू पाई प्लस 2, ये दे दिया, और कितना दिया 72 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या हो गया पाई का मान कितना हो गया 22/7 प्लस 2 बराबर 72। तो इसको बनाओ, 7 दूना 14 हो जाएगा बराबर 72। इसको तो बनाने हर किसी को आएगा, यहाँ पे आर का वैल्यू दिया, ठीक है।
तो 34 14 22 कितना हो जाएगा, 4 2 6 36/2 और यहाँ 72, 36 दूना 72, पाई बराबर ये 2 दूना उधर गुना हो जाएगा 4, सॉरी आर है ना, आर बराबर कितना गया 4। ओके सॉरी यहाँ पे 7 है ना, तो एलसीएम 7 लेंगे, यहाँ पे 7 लेंगे, तो 7 हम तो 14 लिख भी दिए हैं, तो 7 होगा यहाँ पे, ये 7 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा फिर, ठीक है। यहाँ पे 7 एलसीएम होगा जी 7, तो 34/7 हो जाएगा, और 34 दूना 72, इसके नीचे 1 छुपा हुआ, तो 7 दूना 14, आर का मान कितना आ गया। देख रहे हैं ना, 35 मिनट हो रहा और 33 वीडियो कर रहे हैं, मतलब करीब 1 मिनट के आसपास एक वीडियो बन रहा। ये देखो बड़ा अच्छा सवाल दिया, इसमें थोड़ा सा बहुत अच्छा सवाल, किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष दिया हुआ है, ये और ये, और केंद्रक दिया हुआ है, तो तीसरा शीर्ष निकालना है। बड़ा फैंटास्टिक, अब बहुत ही आसान सवाल, आपको लग रहा है ना बड़ा भारी सवाल है, नहीं एकदम आसान सा सवाल है। देखो मैं बताता हूँ, एक त्रिभुज है ABC, एक दे दिया, एक 2 शीर्ष मतलब A दे दिया कितना 2 और 3 दिया, और B कितना दिया 1 और -3 दिया, और C निकालने बोल रहा, तो C को मान लेते हैं कि कुछ होगा x y, और ये केंद्र का मतलब ये दे रहा 3 और 0, इसको x3 y3 मानो, इसको क्या है x1 y1, इसको x2 y2। केंद्र का निकालने का फार्मूला, जब त्रिभुज कैसे दे रहा है, त्रिभुज का केंद्र का निकालने का फार्मूला होता है जी x1 + x2 + x3/3, और तब y1 + y2 + y3/3, ये केंद्र का निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये जो 3 दिया हुआ ये x से वाला है, और ये क्या दिया हुआ y वाला, ये x से वाला है, ये y वाला, तो कहीं ना कहीं ये जा करके कहीं ना कहीं जो ये आपको दिख रहा है, 1 मिनट, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये जो दिख रहा है ये जा करके इसके बराबर है, और ये जो है जा करके ये 0 के बराबर है। ओके तो अब इसका वैल्यू बैठा लेते हैं। x1 कितना हमारा, x1 2 है, कहाँ गया मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा, हाँ देखो x1 कितना है 2 है, x2 कितना है, x2 हमारा 1 है, और x3 तो पता ही नहीं है, x3 तो निकालना ही है /3, y1 कितना है 3 है, y2 कितना है -3 है, तो माइनस प्लस माइनस कर लेते हैं, और y3 तो पता ही नहीं है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3 + x3/3, और ये कितना हो जाएगा 3 3 6 + y3/3, तो ये जो है ये कहीं ना कहीं जा करके 3 के बराबर, क्योंकि ये हम केंद्रक निकाल रहे थे, हम क्या निकाल रहे थे, केंद्रक निकाल रहे थे, तो ये जो है 0 के, ये 3 है ना, सॉरी 3 के बराबर है, यानी कि 3 के बराबर कौन है, x, क्या मैं लिखा 3 + x3/3, ये बराबर है ना, ये जो है किसके बराबर है 3 के बराबर है, तो 3 के बराबर हो गया, तो 3 3 9 + 3, अरे यार बराबर x3, ठीक है। तो 3 को उधर भेज देंगे, तो x3 बराबर क्या हो जाएगा 9 - 3, तो कितना हो जाएगा 6 आ गया ना। x3 का मान, x का मान कितना 6 है, देखो x में कौन इसमें से दिख रहा है जो x का मान 6 से दिख रहा, एक तो यहाँ पे दिख रहा है, तो जाहिर सी बात इनमें से कोई तो है नहीं, तो आंसर हमारा सी होगा। फिलहाल हम इसको भी निकाल के देखते हैं, 6 + y3/3 ये किसके बराबर है, ये है 0 के बराबर, तो 0 के बराबर करेंगे, 3 को 0 से गुना करेंगे क्या होगा, 3 को 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके अच्छा, तो यहाँ पे माइनस था ना, तो 3 से 3 घटेगा क्या होगा, ये 0 होगा, यहाँ पे माइनस देखो, ये y2 कितना है -3 है, y2 -3 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 से 3 घटेगा 0, तो ये 0 + y3/3 बराबर 0, तो 3 इधर चल जाएगा, तो y3 बराबर क्या होगा 0, तो दिख रहा है हमारा आंसर सी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ गया, यानी कि ये हमको निकालना पड़ेगा केंद्र का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2/3 y3/3। चलो नेक्स्ट बात पढ़ते हैं। यदि दो चर में 2 रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो, हल अनंत मतलब क्या हुआ कि एक ही लाइन पर दूसरा लाइन है, एक ही लाइन पर दूसरा लाइन, आलेख, तो आलेख क्या होगा, इसको बोलते हैं समपाती, क्या बोलते हैं समपाती। अगर कोई हल ना होता तो उसको बोलते हैं क्या समांतर, क्या बोलते हैं समांतर। अब प्रतिच्छेदी बोलते हैं जो एक दूसरे को काटता है। नेक्स्ट सवाल देखो, द्विघात के शून्यक लिखने बोल रहा, क्या करोगे इसको, x² + 3x + 2, तोड़ो, 2 1 2 होगा ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x + x, क्योंकि 2 1 3 और 2 1 2, यहाँ पे गुना भी आ रहा, कॉमन ले लो इसको, तो x से x + 2। अब बोले सर कैसे बना रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है यार, देखो अब इतना बच्चा वाला सवाल हम आपको बताएं क्या लगता है आपको, और क्या x से +1 हो गया, तो x से +2 बराबर क्या होगा 0, x बराबर क्या होगा -2,
है ना, ये 2 उधर जाएगा तो -2, x + 1 = 0, x = 1 क्या हो गया -1, तो -2 -1 कहाँ दिख रहा है, -2 -1 या -1 -2 बात एक ही है ना। हमारा आंसर क्या हो गया 36 का जो आंसर होगा ऑप्शन एकदम ए जो है राइट हो जाएगा। समझ में आ गया सवाल क्या होगा इसका आंसर ए होगा। खैर ये तो बहुत बड़ा हल्का सा सवाल है ना। ये बोलता है किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 और 40 है, तो इनकी भुजा की लंबाई क्या होगा। समचतुर्भुज है ना, तो समचतुर्भुज पहले बनाते हैं। विकर्णों की लंबाई, ये एक विकर्ण यहाँ पे, एक विकर्ण यहाँ पे। विकर्ण कितना है, एक विकर्ण 40 है, एक विकर्ण कितना है 30 है। अब ये देखो आपको यहाँ पे दिया समचतुर्भुज के विकर्ण की दिया लंबाई 30 और एक विकर्ण की लंबाई 30 है, यानी कि पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है 30 है, और एक विकर्ण की यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 40 है। तो बोलता है इसकी भुजा की लंबाई, यानी कि भुजा की लंबाई पूछ रहा। अब आपको पता है जो समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है ना, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। क्या कहता है लंब समद्विभाजित, मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री कोण बनाता भी है और आधा आधी बंटवारा भी कर लेता है। तो ये पूरा 30 है, तो बोलोगे सर ये 15-15 में बढ़ जाएगा, फिर बिल्कुल। ये 40 है यहाँ से तक, तो फिर 20-20 में बढ़ जाएगा, बिल्कुल। तो ये फिगर कुछ मेरा ऐसे नहीं बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। अच्छा, सभी भुजाएं समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है 20, यहाँ पे है 15। अब ये यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे देखो 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला कोण क्या होगा, ये 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो विकर्ण होता है, सबसे बड़ी भुजा। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है सबसे बड़ी भुजा विकर्ण है। अब विकर्ण ही तो निकालने बोल रहा भुजा, तो भुजा समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। विकर्ण कैसे निकालते हो, 20 का स्क्वायर और यानी कि कर्ण का स्क्वायर और लंब आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर का ओवर रूट। 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225, कितना हो जाएगा 625। 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 होता है। कुछ सवाल है कुछ दम, एकदम एक नंबर सवाल है ना। क्लियर है, सवाल समझ में आ गया अच्छे से। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। ये देखो दे दिया, यदि p+1 और 2p+1 और 4p - 1 AP में है, तो p का मान। AP किसको बोलते हैं, 2, 4, 6, कोई सीरीज हो, कोई समांतर श्रेणी हो जिसमें अंतर जो है समान हो, उसको बोलते हैं AP। इस दोनों के बीच का जो अंतर क्या है, समान होगा, तो उसको बोलेंगे क्या, AP बोलेंगे। तो यहाँ पे पहले बोल दे कि ये AP में है, इसका मतलब है कि ये वाला जो देख रहे हैं और ये वाला जो देख रहे हैं और ये जो देख रहे हैं आपस में क्या है, बराबर है, तभी तो AP में होगा। तो आपस में हम भी बराबर करते हैं। p+1 देखो बराबर कैसे करते हैं, हमको D निकालना, हमको D निकालते हैं। कैसे D निकालते हैं, ये मेरा A1 है, ये पूरा यहाँ से तक क्या A1 है, और यहाँ से तक क्या है A2 है, और यहाँ से तक क्या है A3 है। तो D कैसे निकालते हैं, A2 - A1 करते हैं, A2 - A1। तो A2 कितना है 2p+1, A2 है, और ये A1 हमारा p+1, माइनस करते हैं p+1, तो 2p+1 - p - 1 कितना हो जाएगा, 2p में से एक p घटेगा तो p, और ये 1 में क्या हो कट गया, लो p आ गया। अब फिर ये देखो A3 में से अब फिर एक बार D निकालेंगे, तो A3 में से A2 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 4p - 1। अब इसको घटाना है, 2p+1 को घटाना है, तो माइनस देंगे यहाँ पे 2p+, देखो घेर के लिखना माइनस नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, घेर के नहीं लिखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो हमारा इसको भी माइनस करेंगे, ध्यान से ये माइनस करना होगा ना, तो यहाँ पे आपको माइनस देना पड़ेगा, और ये जो घेर के दीजिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 4p - 1 - 2p प्लस -1, तो 4p में से 2p घटेगा कितना हो जाएगा, 2p बचेगा। अरे -1 यहाँ भी है, -1 है, तो माइनस यानी कि -1 - 1 तो -2, ठीक है। अब देखो D का मान यहाँ भी आया, D का मान यहाँ पे आया, तो दोनों D आपस में बराबर है, यानी कि P बराबर 2p - 1 2। इधर ये वाला P समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड आपस में क्या है, बराबर है। तो अब क्या करोगे, इसका वैल्यू निकालो, किसी एक को इधर करो, इधर करो, जो भी कर दो, जो मर्जी उसको कर लो। इसको इधर करो तो इधर कर लेंगे, तो 2p प्लस में आके क्या बनेगा -2p। अब -2 तो ऐसे ही पहले से है, ये 2p प्लस आके इधर बना -2p, 2p में से एक p घटेगा तो -p बराबर -2, तो ये दोनों माइनस माइनस क्या हुआ, खत्म, p बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। 38 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर हो गया, है ना। 2 आ गया, क्लियर है ना जी। ओके, तो ये सवाल हो गया 38 का। 39 सवाल, इतना हल्का हल्का सवाल आ रहा है यार कि कुछ कह नहीं सकते हो, एग्जाम में आएगा तो कसम से बता रहा हूँ, मतलब इतना मुस्कुराओगे कि मत कह नहीं सकते हो। 4 और 3 दिया हुआ है किस पाद में, ये क्वेश्चन नंबर 39 है, ठीक है। तो आपको पता है जी, अब तो मुझे बताने की जरूरत है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो तीनों दोनों क्या है, प्लस प्लस में, तो फर्स्ट वाला जो होता है प्लस प्लस में होता है, यानी कि प्रथम पाद है। आंसर क्या हो गया, ए हो गया। इसमें तो कुछ सोचने वाली बात भी नहीं है ना। ओके, नेक्स्ट सवाल देखो,
बोलता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह हो तो ए का मान, इसका मूल क्या है, मूल क्या है, बराबर हो, मूल बोरा बराबर हो। ओके, अब देखो इतना हल्का सवाल आ रहा है यार, ये सब अब देखो इसको बनाओ 40 नंबर सवाल, अब हम बताएंगे नहीं, नीचे कमेंट करो बना करके, ठीक है, अपना एक कमेंट तो क्वेश्चन बना करके करो, फिर बाकी मैं इसको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, इस सवाल को मैं हल करूंगा, लेकिन यहाँ पे नहीं, आप कमेंट करो, बताता हूँ मैं कहाँ पे इसको हल करके बताऊँगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। ये देखो बोला शंकु का आयतन दे रहा 1570 है और फिर आधार का क्षेत्रफल दे रहा, शंकु है हमारा, ये आधार क्या होता है, ये आधार होता है, तो बोला शंकु की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई बोल रहा है, ये ऊंचाई ये निकालना है, तो अब आयतन दे रहा, तो आधार हमको ऊंचाई, शंकु का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो पाई का मान पता है, आर का वैल्यू भी पता नहीं, ऊंचाई का वैल्यू पता भी नहीं, तो ये क्षेत्रफल जो दिया ना, आधार का जो क्षेत्रफल है इसी से हम आर निकालेंगे, इस क्षेत्रफल से ही हम क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे। तो आधार कैसा है, ये शंकु का आधार कैसा है, तो बोलेंगे सर शंकु का आधार तो वृत्त के जैसा है, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। 2 पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और ये कितना दिया हुआ 314 दिया हुआ, तो पाई का मान 22/7, आर कितना, आर स्क्वायर है ना, तो 314। तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ से कटेगा, नहीं कटेगा तो ऐसे करते हैं, इसको 314 गुना में 7 जाएगा और 22 आ जाएगा नीचे, तो इसको काटेंगे, ये तो कट जाएगा जी, इसको 2 10 काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 7 14, और ये 11 दूना 22, ठीक है, इतना आ गया यहाँ पे। तो देखो बड़ा सिंपल सा है, इसको इतना घिस पिच नहीं करेंगे, ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है, इसको ऐसे रहने दो, ये पाई आर स्क्वायर बराबर 314 दिया हुआ है, ठीक है। तो फार्मूला क्या हमको निकालना, क्या ऊंचाई निकालना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया हुआ है, देखो आयतन दिया 1570 दिया हुआ है, और पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 314, कितना दिया 314 गुना एच 1570, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे जो 1570 है इसको 314 से आप डिवाइड कर दोगे ना, 314 से, तो 5 बार में ये कट जाएगा, तो इस बार क्या आ जाएगा, 3 5 गुना हो जाएगा, 5 दिया 15, 5 दिया 15 हो जाएगा, आंसर हमारा क्या होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखो, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा, सम संख्या लेना है m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या, मतलब m का वैल्यू कुछ भी रखो लेकिन सम संख्या आना चाहिए। अगर m का वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 आ गया, जो कि आने रहा। अगर m का वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 + 2, तो सम संख्या का रूप होना चाहिए, लेकिन 2 2 4 हो रहे हैं, यहाँ कभी यहाँ 3 कभी 4, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो दूसरा देखते हैं, दूसरा हमको वैल्यू पुट करना पड़ेगा, कुछ भी वैल्यू पुट करो, आपका यहाँ पे सम संख्या आना चाहिए। ओके, देखते हैं इसमें पुट करके, तो 2 गुना 1 + 1, तो 2 1 अब 2 1 3 हो गया, चलो ये तो विषम आ गया, तो पहले तो बोला सम संख्या आना चाहिए, जहाँ पे विषम आ गया तो सम संख्या हो जाए, होगा नहीं। 2m देखो, तो 2 गुना 1 तो 2 हो गया, चलो ठीक, 2 गुना 2 रखते तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 गुना 3 रखते तो 6 हो जाएगा, वाह, 2 गुना 4 रखते तो 8 हो जाएगा, 2 गुना 5 रखते तो 2 5, सब के सब सम आ रहा ना। अच्छा ये देखते हैं, 2 गुना 1 - 1, तो ये तो 1 2 - 1, ये 2 को विषम आ गया, तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया, है ना, सी जो यहाँ पे हो गया वो राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखता हूँ, ये बोलता है कि -3 2 और फिर 4 1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का एकदम ईजी फॉर्मूला, ये हमारा क्या है, x1 ये y1 है, और ये क्या है x2 और y2 है। तो मध्य बिंदु को कैसे निकालते हैं, x1 + x2/2 y1 + y2/2 करते हैं, ठीक है। तो x1 कितना है -2, x2 कितना है +4/2, y1 कितना है 3, y2 कितना है 1/2, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2/2, और ये 4/2 कटा 1, ये कटा 2, 1 2, देखो 1 2 हमारा कितना आंसर हो गया, ऑप्शन हमारा ए हो गया। ओके, तो यहाँ पे 1 2 आ गया। देखो ये तो जानते हैं मध्य बिंदु निर्देशांक का फॉर्मूला याद कर लो, ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट सवाल देखो, tan² - sec², लो यार ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है यार, इसको कोई कुछ बोलेगा, tan² - sec², इस सब सवाल में तो किसी से गलती नहीं होनी चाहिए, तो फिर अच्छा नहीं गलती, सॉरी 1 नहीं होगा, आंसर हमारा डी होगा। कैसे डी होगा, फॉर्मूला होता है
सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो देखो मिस्टेक, हम भी कन्फ्यूज हो गए, फिलहाल देखो, तो हमको यहाँ पे tan पहले दे दिया है, सेक बाद में दिया, तो हम इसको अगर उल्टेंगे तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा हमको, तब तो tan स्क्वायर होगा और माइनस सेक स्क्वायर होगा। उल्टेंगे तो क्या होगा, ये चूंकि ये tan माइनस में है तो ये माइनस प्लस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस, तो माइनस बाहर निकल जाएगा। ये इसका कितना आता है, 1 आता है, तो -1 हमारा आंसर अब होगा डी, है ना। देखो इसको बनाओ, इसका क्या आंसर आएगा। अब क्या करेंगे इसको, ये कॉट स्क्वायर है जी, ये tan स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी करो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। देखो मैं टेढ़ा लिख रहा हूँ। अब ये इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम कर लेते हैं। चलो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, ये एलसीएम करेंगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे भी देखो कॉस स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है हमारा 1, इसका मान कितना होता है 1, तो 1 बटा साइन थीटा बटा 1 बटा कॉस थीटा स्क्वायर थीटा, तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, उलट देंगे तो कॉस चल जाएगा ऊपर, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1, तो कॉस बाई साइन क्या होता है, बोलेंगे सर कॉस बाई साइन तो कॉट होता है जी, है ना। तो आंसर क्या होगा हमारा, सी राइट हो गया। नेक्स्ट वाला देखो, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करता है तो वह रेखा कहलाती है। कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करेगा तो उस रेखा को क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर उस रेखा को स्पर्श रेखा कहेंगे। कोई रेखा है, ये रेखा है, वृत्त है, कोई रेखा सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है तो इस रेखा को क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा कहते हैं। आंसर हमारा क्या हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट देखो सवाल, एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता। पासा को फेंकेंगे 1 2 3 4 5 6 आ सकता है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या मतलब जो एक से कटता है खुद से कटता है, तो यहाँ पे अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन है, देखो 2 है, 3 है और 5 है। कितना घटना, एक घटना, दो घटना, 3 घटना है, और टोटल कितना घटना है, टोटल 6 घटना है। अभाज्य संख्या बोल रहा ना, अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या होगा, तो एक हमारा अभाज्य संख्या 2 है, एक अभाज्य संख्या हमारा 3 है, एक अभाज्य संख्या 5 है, तो टोटल 3 घटना। टोटल कितना घटना है, मतलब घटना घट रहा 3 और टोटल घटना है 6, तो 3 दूना 6, 1/2 क्या होगा आंसर हमारा, ये होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, कौन अभाज्य संख्या, ये बोल रहा है अभाज्य संख्या भी बताया हूँ। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो खुद से कटे और 2 से कटे, है ना, जो खुद से कटे और 1 से कटे। तो 29 देखो, ये तो 5 से करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, 29 किसी से नहीं करता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दे, बारंबारता, संचयी बारंबारता क्या कहलाता है, संचयी बारंबारता को क्या कहते हैं जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तोरण। संचयी बारंबारता को तोरण कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखो, और लास्ट सवाल है, यदि बहुपद दे दिया ये मूलों का गुणनफल 8 है। बहुत अच्छा सवाल है, मूलों का गुणनफल 8 है। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ना, वीडियो रोक लेना, आंसर बता दें उसके बाद आगे बढ़ना। मूलों का गुणनफल हमारा 8 है, तो ए का मान, मूलों का गुणनफल मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। ठीक है, मूलों का गुणनफल 8 है, कितना दिया है, तो मूलों का गुणनफल बोल रहा 8 है, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, C/A। ये मूलों का गुणनफल कितना दिया, 8 दिया, और C कितना हमारा है, A है, और A कितना हमारा है, A की जगह पे कुछ नहीं 1 है, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 है कम 8 आया ना, आंसर क्या होगा हमारा C। तो इस तरह से देखो 50 से 53 मिनट हुआ ना, 53 मिनट हुआ है। 53 मिनट में मैं हर मतलब बोला जाए तो 1 मिनट में लगभग 1 मिनट कुछ सेकंड में एक क्वेश्चन में हल कर दिया हूँ यहाँ पे आपके लिए, कुछ लॉन्ग कुछ शॉर्ट एवरेज मिला करके। ठीक है, तो आपको 50 सवाल यहाँ पे हल कर दिया हूँ। 50 में कितना सही हुआ नीचे कमेंट जरूर करना यार, ठीक है, नीचे कमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और फिर नेक्स्ट सप्ताह इसी दिन आपको फिर मिलेगा 2018 का सवाल। ओके डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।